नमस्कार मित्रों, जब भी कोई सिर्फ आपको स्मरण कराने के लिए मैं उस पर ज़्यादा केंद्रित नहीं हो रहा। जब भी कोई संकल्प करते हैं घरों में, चाहे वो श्राद्ध का संकल्प है और चाहे किसी पूजा पाठ का या अनुष्ठान का संकल्प है, संस्कृत का एक शब्द हम ज़रूर बोलते हैं, जो या ब्राह्मण जो पंडित जो पूजा करवाने आया है आपके घर में, वो ज़रूर उसका प्रयोग करता है। और उसमें वो शब्द है जम्बूद्वीपे भारत खंडे। और उसके बाद जिस स्थान पर आपका जन्म हुआ है, अगर वो स्थान जो है उसका नाम लिया जाता है, और नाम लेते वक्त भी इस बात का ध्यान रखा जाता है उसको भी किसी पौराणिक संदर्भ से जोड़ दिया जाए। लेकिन जम्बूद्वीपे और भारत खंडे, ये दो शब्द हमेशा मंत्रोच्चारण के या अनुष्ठान के आरंभ में प्रयोग में लाए जाते हैं। अब इसमें यह होता है कि रोज़मर्रा के संस्कारों या श्राद्ध या व्रत संकल्प आदि के समय इनका जिक्र आता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि जम्बूद्वीप है क्या चीज़। ये मेरे ख्याल में ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग इस बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं होते। चलिए कुछ एक बातें बांट लेते हैं। यद्यपि अब हमारे वेदों में भी जम्बूद्वीप का उल्लेख बाकायदा है, और लेकिन उसका विवरण गायब है। ये बात अलग है कि अब ज़िंदगी जिस ढर्रे पर चल रही है, जिस गतिशीलता के साथ चल रही है, जिस हड़बड़ी में हम लोग जी रहे हैं, उस हड़बड़ी में इन छोटी छोटी बातों का महत्व शेष नहीं बचा। लेकिन आप अगर शांत मन से सोचेंगे तो जिस बात का संकल्प लेकर आप कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं, यार उसका अर्थ तो मान लो, जान लो कि वो होता क्या है, जम्बूद्वीप क्या बला है। इस बात का अगर पता लगता है तो ज़रा उसमें रुचिकर एक संवाद के रूप में हमारे सामने आ जाती है बात। और मैं आपको बता दूं कि जम्बूद्वीप जो है, इसका वेदों में भी उल्लेख है और महाभारत में भी इस बात का प्रयास किया गया है कि यथासंभव इसको स्पष्ट किया जाए। लेकिन एक सर्वसम्मत और सर्वसहमत परिभाषा जो है, ये अभी तक तय नहीं हो पाई। तय हो जाती तो ब्राह्मण लोग थोप देते आप पर, मेरे ऊपर। ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति वर्ग से नहीं, मैं पुरोहितों की बात कर रहा हूँ, कि वो हमें बता देते। लेकिन वो नहीं बता पाए इसलिए कि ये जो परिकल्पना है जम्बूद्वीप की, ये बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाई। लेकिन इसमें मैं आपको थोड़ा सा मुख्य बातें आपस में बांट लेते हैं। जो कुछ मैंने थोड़ा सा पढ़ा वो आपस में बांट लेना चाहिए। हो सकता है कि मैं कहीं गलत भी हूँ परंपरागत रूप से, लेकिन जहाँ गलत हूँ आप लोग हमेशा मुझे सुधारने के लिए आप अधिकार संपन्न हैं। और फ़िलहाल ये महाभारत को हम लें तो महाभारत के जो एक पर्व है भीष्म पर्व, भीष्म पर्व में इस बात का उल्लेख है कि पृथ्वी के 7 द्वीप हैं, 7 द्वीप। और इन 7 में वैसे तो हर चीज़ यहाँ 7 आती है हमारे पूजा पाठ में। सप्तास्वरा, सरगम के भी 7 स्वर, सप्तरसात लाणी, समुद्र के भी 7, आकाश भी 7, रात दिन गर्दिश में है, 7 आसमां हो रहेगा, कुछ न कुछ घबराएं क्या। तो हर जगह 7 का जो आंकड़ा है ये आता है। और इसी प्रकार से ये भी बात एक स्वीकृत हो चुकी है लगभग कि इस पृथ्वी के 7 द्वीप हैं, और इनमें मुख्य द्वीप जम्बूद्वीप है। और इसी जम्बूद्वीप का एक नाम और भी है, उसे सुदर्शन द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। जम्बूद्वीप को सुदर्शन द्वीप भी कहा जाता है। और प्राप्त जो भी इसके बारे में विवरण है उसके मुताबिक ये द्वीप जो है ये गोलाकार है। ये जो द्वीप है जम्बूद्वीप जिसे कहते हैं, ये गोलाकार है और चारों ओर ये समुद्र से घिरा हुआ है, चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। और इस द्वीप के भी 7 भाग हैं, और जो सबसे नीचे का भाग है ये दक्षिण की ओर है, जहाँ की हमारा भारतवर्ष भी है, और इसके उत्तर में हिमालय पर्वत आता है। तो ये एक जम्बूद्वीप का एक जो नक्शा है, जो एक मानचित्र है, ये हमारे सामने बड़े संक्षिप्त संकेतों के साथ ही शास्त्रों में व्यक्त होता है। अब हिमालय के उत्तर में एक श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, उसे हेमवत
हेमवत श्रृंखला भी कहा जाता है। और उसके उत्तर में ही हेमवत पर्वत की एक श्रृंखला, पर्वत की एक श्रेणी भी है, अलग से उसको पर्वत श्रेणी ही कहा जाता है। और एक किंवदंती ये भी थी कि जम्बू द्वीप में एक बहुत बड़ा जामुन का पेड़ है, बहुत बड़ा। और वह जामुन का पेड़ जिसके नाम पर जम्बू द्वीप बसा, उससे जो भी मांगो या उसके नीचे जब भी बैठोगे, जो भी वरदान मांगोगे, जो भी वस्तु, खाद्य पदार्थ हो या अन्य कोई क्षुधाओं को शांत करने वाली कोई भी चीज़ आप उसके नीचे बैठकर मांगोगे तो वो पूरी हो जाएगी। और उसी कदाचित उसी के नाम पर ही पूरे के पूरे द्वीप का नाम ही कर दिया गया कि जम्बू द्वीप, जहाँ जामुन के विशाल पेड़ हैं। सामान्य रूप से ये भी एक तथ्य माना गया। और हर पेड़ की, मुख्य जो पेड़ है उसकी जो ऊंचाई है वो 1101 योजन है, 1101 योजन। अब ये चीज़ें कई बार समझ में नहीं आती क्योंकि तर्क के आधार पर कोई भी चीज़ इसमें नहीं बैठती, और कल्पना शक्ति में इनकी परिकल्पना करना, इतने बड़े जामुन के पेड़ की जिसकी जो ऊंचाई है इतनी लंबी चौड़ी हो, ये भी बड़ा मुश्किल होता है। और इसके फल भी हमारी धरती के जामुन की तरह धीरे धीरे छोटे छोटे नहीं होते, बड़े 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 साइज़ के आकार के होते हैं और वो ज़मीन पर गिरते हैं। और उन फलों के गिरने से भी एक शुभ्र रस की नदी जो है, इतने ज़्यादा फल गिरते हैं कि उन फलों के रस से ये एक नदी का रूप बन जाता है। और ये नदी जो है ये पूरे मेरू पर्वत की प्रदक्षिणा करती है। अब इन बातों को आप प्रतीकात्मक रूप से लें तो ज़्यादा हज़म हो जाएंगी। अगर इनको व्यापक रूप में हम ये कोशिश करें कि इनको जिस रूप में दिया गया उसी में स्वीकारें तो शायद मुश्किल पेश आए। लेकिन ये कुछ एक बातें बड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी रुचिकर हैं। और इसमें ये भी है कि जम्बू नदी जो इस प्रकार से रसों के गिरने से या फलों के गिरने से जो पैदा होती है, उस नदी के जितने भी देश हैं उसके आसपास किनारों पर वो बड़े ही समृद्ध माने जाते हैं। और वहाँ पर जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वो दीर्घायु होता है, लंबी आयु भोगता है। क्योंकि यहाँ वरदान है इस बात का कि जो फल हैं वो भी लंबे चौड़े होंगे, जो वृक्ष हैं उनकी भी योजनों में जाके ऊंचाई होगी, और जो कोई उनके किनारों पर रहेगा वो भी उसी प्रकार से दीर्घायु होगा। ये सारी की सारी परिकल्पनाएं मन को सुख तो देती हैं, लेकिन तर्क की कसौटी अलग है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। फ़िलहाल हमारे पास कोई ऐसा विशेष तर्क उसके उन चीज़ों के विरुद्ध भी नहीं है। लेकिन ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व, ईसा से लगभग 250 वर्ष पूर्व शायद इन लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, जो वो बाद में उसको आगे तार्किक आधार वो भी नहीं दे पाए। यही है कि जो मान्यता है प्रचलित उसे स्वीकार कर लिया गया, जो किंवदंती है उसे वास्तविक मान लिया गया। तो ये एक प्रकार से, लेकिन ये बहुत रुचिकर है, दिलचस्प है, और कहीं ना कहीं हमारी जो सांस्कृतिक सोच है जो हमें व्यापक दृष्टि से कुछ सोचने पर विवश करती है, तो ये उसी ढंग से इसको लिया जाए तो ये सब सुखद है। लेकिन वहाँ आप अपनी दलीलें लेके बैठ जाएंगे तो ये तो संभव ही नहीं है। संभव क्या है, असंभव क्या है, इस बात का कोई निर्णायक, इस बात की कोई जो है सीमा रेखा या विभाजन रेखा नहीं होती। अब मैं आपको उदाहरण के लिए थोड़ा सा वर्णन कर देता हूँ उस लोक का जिस लोक में औसत आयु जो है वो ये माना जाता है कि औसत आयु 400 से 5 वर्ष तक होती है। और वो लोक जो है वो महादेवी वर्मा ने उसका क्या अमरों का लोक मिलेगा, मेरी करुणा का उपहार, उसको उस ढंग से व्याख्यायित किया। जबकि अलग अलग ग्रंथों में उस लोक का जिसके बारे में परिकल्पना ये है कि ये तिब्बत के क्षेत्रों में बहुत ऊंचाई पर स्थित है, ये लोक जो है जिस लोक का जिक्र होता आया है,
तो अब ये सारी चीज़ें आप स्वीकार कर लीजिए, बेहतर ये है। ये परिकल्पनाएं हैं, ये एक प्राचीन हमारी संस्कृति के संस्कार हैं जिन्हें अस्वीकृत करने के लिए भी हमारे पास कोई ठोस दलील नहीं है, और स्वीकार करने के लिए यदि हम तर्कों का सहारा लेंगे तो भी हमें निराश होना पड़ सकता है। धन्यवाद।